हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी। एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी ये नाम पहले जो नाम था एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस, उस चैनल को अब एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी कर दिया गया है, क्योंकि इसमें और भी सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। देखिए, याद रखिए कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस पढ़ेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस बिहार बोर्ड का क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस पढ़ेंगे। और आज हम लोग विद्युत चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 11 विद्युत चैप्टर, जो बहुत वीवीआई चैप्टर है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, हम आज बताने जा रहे हैं विद्युत चैप्टर। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। देखिए, ये पहला चैप्टर है विद्युत। ये जो है बिहार बोर्ड का जो एनसीईआरटी बुक है, उसका बिहार बोर्ड का जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th का मैट्रिक के लिए, उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। और उसी के आधार पर पूरे चैप्टर को हम डिस्कस आज करेंगे साइंस का। देखिए, पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। The flow of charge per unit time in any conductor is called electric current। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर विद्युत धारा, ये हम पहला क्वेश्चन है भाग 1 लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर। देखिए, यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा देता था, इसका एसआई मात्रक लिखिए। देखिए, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा दे तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए। देखिए, तो पहला क्या इसका उत्तर होगा, किसी चालक तार में प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश चार्ज के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब इंग्लिश में बोलेंगे, इन एनी कंडक्टर द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स यूनिट इज कूलाम्ब। देखिए, किसी चालक तार में प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। द रेट ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट। देखिए, यदि टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। देखिए, यदि टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होती है तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसका एसआई मात्रक जो होता है। देखिए, एसआई मात्रक एम्पियर होता है, क्यू का कूलाम्ब होता है। देखिए, क्यू चार्ज है, चार्ज का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, और टी का समय होता है। तो कूलाम्ब बाई टाइम मतलब कूलाम्ब पर सेकेंड, इसको एम्पियर कहते हैं। यहाँ पर समझिए, देखिए, सबसे पहले समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, I इज इक्वल टू हम लिखते हैं क्यू बाई टी। क्यू चार्ज है और चार्ज को लिखते हैं, चार्ज का ऐसा यूनिट, क्यू चार्ज है, आवेश का ऐसा यूनिट कूलाम्ब होता है, सी कूलाम्ब। और टाइम का सेकेंड, कूलाम्ब बाई सेकेंड को ही हम लोग एम्पियर बोलते हैं, कूलाम्ब बाई सेकेंड को ही एम्पियर बोलते हैं। और आई जो है इलेक्ट्रिक करंट, इसका एसआई यूनिट क्या हुआ, तो एम्पियर हुआ। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इसका एसआई मात्रक एम्पियर ए होता है। इसे परिपथ में हमेशा एम मीटर द्वारा श्रेणी क्रम में मापा जाता है। मतलब अगर कहीं पर किसी परिपथ में एम मीटर लगा होगा तो ये समझिएगा कि ये एम मीटर जो है वो किसको नाप रहा है, वो करंट को नाप रहा है। और परिपथ के श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है। देखिए, उसके बाद देखिए, हम अब सीधा कहेंगे कि यदि किसी चालक के तार में प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहते हैं। इस शब्दों में देखिए, दूसरे शब्दों में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा क्यू बाई टी होता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे हमेशा
इसे परिपथ में हमेशा एम मीटर द्वारा श्रेणी क्रम में मापा जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वोल्टेज भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या समझते हैं? विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक क्या है? तो किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। देखिए यहाँ पर समझिए, किसी विद्युत परिपथ में मतलब कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को भी मतलब वोल्टेज भी होता है और डब्लू किया गया कार्य है। और देखिए विभवांतर इज इक्वल टू W/Q होता है, मतलब किया गया कार्य W और Q जो है हमारा आवेश है, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, जिसे परिपथ में हमेशा पैरेलल या समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, किया गया कार्य को समझिए, किया कार्य। देखिए V इज इक्वल टू मतलब एक परिपथ है, एक परिपथ में अगर एक बिंदु है, यहाँ पर यूनिट चार्ज 1 कूलाम है, +1 कूलाम। इसको खींचकर यहाँ से मान लीजिए कि एक दूसरे चार्ज से खींचकर यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज ही है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके रिस्पेक्ट में खींचकर यहाँ से यहाँ तक लाने में ये भी पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए Q पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक खींच के लाने में जो मतलब कार्य होगा वो W होगा। तो हमारा विभवांतर उत्पन्न यहाँ का विभव और यहाँ के विभव के बीच का डिफरेंस को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, देखिए V इज इक्वल टू W/Q होता है, W/Q और W/Q तो ये जूल होगा और जूल/कूलम, चार्ज को कूलम से लिखते हैं, जूल/कूलम, ये वर्क डन को जूल से, तो जूल/कूलम हमारा क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। विभवांतर एक प्रकार का वोल्टेज है और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए तो क्या हुआ, विभवांतर देखिए किया गया कार्य आवेश, इसका SI मात्रक वोल्ट है, तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए विभवांतर को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। अब वोल्ट मीटर जो होता है विद्युत परिपथ में पैरेलल लगा होता है। अगर कोई विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को नापना है तो वो क्या होगा? वो पैरेलल लगा हुआ होगा, जोड़ा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम क्या है? देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। देखिए ओम का नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियां जैसे लंबाई, ताप, लंबाई आदि नियत या स्थिर रखे। देखिए इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियां जैसे ताप, लंबाई आदि नियत या स्थिर रखें तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। तो चालक में देखिए अगर किसी तार के भौतिक परिस्थितियां जैसे ताप और लंबाई को नियत रखें तो क्या होगा? चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होती है। मतलब विभवांतर अर्थात V इज इक्वल टू IR, और जहां R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं, इसे SI मात्रक ओम होता है। रेजिस्टेंस का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर जो बोला है कि विद्युत धारा के समानुपाती होती है। देखिए कोई तार की लंबाई है, मतलब तार आपका होगा इस तरह से सिलिंड्रिकल होगा, और ये सिलिंड्रिकल होगा,
तार इस तरह का होगा और सिरों के बीच का विभवांतर भी है। मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, यहाँ पर पोटेंशियल V2 है, तो V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ये इनके बीच का विभवांतर होगा। ये विभवांतर होगा और इसका टेम्परेचर निश्चित हो तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए आर हम क्या लेते हैं, आर हम रेजिस्टेंस लेते हैं जो एक कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेते हैं तो क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू V बाई आई, वोल्ट बाई एम्पियर, और वोल्ट बाई एम्पियर, R का जो एसआई मात्रक होगा वोल्ट बाई एम्पियर, एम्पियर होगा, एम्पियर। देखिए वोल्ट किसका, तो वोल्ट विभवांतर का, वोल्टेज का वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट, आई करंट है, करंट का एम्पियर, तो वोल्ट बाई एम्पियर जो होगा, वोल्ट बाई एम्पियर, इसी को हम लोग बोलेंगे ओम। देखिए ओम का साइन ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। देखिए ओम बोलते हैं तो यहाँ पर समझिए। और आर क्या होता है, आर रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है, जो फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस हर मटेरियल का अलग अलग होता है। सबसे कम रेजिस्टेंस जो होता है सिल्वर का होता है, सिल्वर सबसे कम रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए ये रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी मटेरियल कंडक्टर का वह गुण है जो क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। तो जो विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, रोकता है, अवरोध करता है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है, सिल्वर का सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, याद रखिएगा। तो ये ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर आया, V इज इक्वल टू आई आर आया, ये हमारा डिफिनीशन हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस किन किन कारणों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा लंबाई पर निर्भर करेगा, लंबाई पर निर्भर करेगा, उसके एरिया पर निर्भर करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर करेगा, इन सब पर करेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध R निम्नलिखित 4 कारकों पर निर्भर करता है। याद रखिएगा किसी भी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित 4 कारकों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई L पर, मतलब प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होते हैं। मतलब जितना तार लंबा होगा, जितना तार लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा। तो प्रतिरोध तार के लंबाई पर के समानुपाती होते हैं। तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, देखिए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर मान लीजिए कि आपका ये है, ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है, वायर इस तरह से, वायर इस तरह से होता है। देखिए इसका अनुप्रस्थ काट ये एरिया कहलाता है। वायर है तो वायर की लंबाई पर निर्भर करेगा। इसका अनुप्रस्थ काट एरिया, ये वाला एरिया, वायर तार का ये एरिया, ये आगे वाला जो एरिया है इस पर निर्भर करेगा। तो जो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध L का समानुपाती होगा, L का समानुपाती होगा और R का व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/A। देखिए यहाँ पर समझिए प्रतिरोध जो होगा याद रखिएगा अनुप्रस्थ काट के तार की लंबाई के समानुपाती होगा और प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चाल के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब अलग अलग धातुओं से बने हुए तार का अलग अलग प्रतिरोध होता है। देखिए अलग अलग प्रतिरोध होता है। अगला ताप पर, तापमान शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर, शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। मतलब तापमान अगर बढ़ेगा तो धातुओं का प्रतिरोध बढ़ेगा। तो याद रखिएगा
याद यहाँ पर रखिएगा। किस 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 पर डिपेंड करेगा? तो देखिए यहाँ पर डिपेंड करेगा, आर जो होगा वो लंबाई का समानुपाती होगा, लंबाई का समानुपाती होगा। आर जो होगा वो लंबाई का समानुपाती होगा। और एरिया का, देखिए एरिया का हमारा क्या होगा? तो एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होगा। एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिए यहाँ पर समझिए, आर जो है, आर जो है, देखिए आर जो है, आर ये समानुपाती होगा एल का, और आर व्युत्क्रमानुपाती होगा एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो जब इन दोनों को मिला देंगे तो आर क्या होगा? समानुपाती होगा एल बाई ए का। तो यहाँ से निकलेगा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, मतलब यहाँ रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल होगा। ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा। देखिए, और यहाँ पर समझ गए। अगला महत्वपूर्ण सूत्र देखिए यहाँ पर ओम्स लॉ। देखिए भाग 2 महत्वपूर्ण सूत्र एवं आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल है। देखिए यहाँ पर समझिए, Q इज इक्वल टू एन ई, चार्ज इक्वल टू होता है एन ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ई का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। देखिए एन ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर। अब देखिए अगर रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, आपको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश। देखिए पावर इज इक्वल टू होता है, पावर इज इक्वल टू VI। देखिए पावर इज इक्वल टू VI होता है। अगर पावर इज इक्वल टू VI होता है तो V को हटा दीजिए तो I² R होगा। देखिए सॉरी, P इज इक्वल टू VI या I² R होगा या V² होगा, V²/R। देखिए जूल का ताप नियम H इक्वल टू I²RT, ये हमारा जूल का ताप का नियम होता है। ये न्यूमेरिकल सूत्र है। देखिए यहाँ पर इन सब सूत्रों का उपयोग करके हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखिए यहाँ पर समझिए आंकिक प्रश्न। देखिए आंकिक प्रश्न समझिए कि 5 क्वेश्चन नंबर 5, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के 4 प्रतिरोधों को श्रेणी तथा समानांतर क्रम में जोड़ने पर अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा? तो समानांतर क्रम में जोड़िएगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। समानांतर क्रम में जोड़ने पर इसका मतलब होता है R1 के बाद R2, R2 के बाद R3, R3 के बाद R4, मतलब इस तरह से जोड़ना। देखिए समानांतर मतलब 1 2 3 3 4। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ 2 3, आइए 4, मतलब ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। तो हमारा क्या होगा? RS इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। मतलब यहाँ पर देखिए जोड़ा हुआ है, यहाँ पर हम समझा दें, यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से, तो RS4 8 12 24 48 होगा। मतलब समानांतर क्रम में जब हम लोग निकालेंगे प्रतिरोध तो ज़्यादा होता है। और देखिए न्यूनतम प्रतिरोध किस में होगा? तो श्रेणी क्रम में। यहाँ पर समझिए श्रेणी क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम में होता है प्रतिरोध। देखिए श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ते हैं, मतलब एक सिरा, देखिए एक ये 1, देखिए दूसरा ऐसे जुड़ा रहेगा 2, फिर तीसरा भी ऐसे जुड़ा रहेगा 3, और चौथा भी ऐसे जुड़ा रहेगा 4। मतलब R1, R2,
R3R4 इस तरह से जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। एक सबका सिरा, पहला सिरा पहला के साथ, दूसरा सिरा दूसरा के साथ। तो फॉर्मूला लगता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो देखिए इसको यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए तो यहाँ पर 1/Rp इज इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/R8 प्लस देखिए 1/Rp इज इक्वल टू 1/4 1/8 1/12 1/24। इसका एलसीएम 24 आया। तो अब देखिए ऊपर में ये जब बटा का जोड़ करेंगे तो ये आएगा 12/24, मतलब 1/2, मतलब Rp का वैल्यू 2 आएगा। Rp का वैल्यू कितना आया? 2 आया। तो निष्कर्ष श्रेणी क्रम में अधिकतम प्रतिरोध 48 है और समानांतर क्रम में न्यूनतम प्रतिरोध 2 प्राप्त होता है। तो समानांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध घट जाता है और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। देखिए अब जूल का ताप नियम, जूल का ताप नियम मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, इसके 3 व्यवहारिक उपयोग लिखे। देखिए जूल का ताप नियम, जूल्स लॉज ऑफ हीटिंग क्या है, इसके 3 व्यवहारिक उपयोग के लिखे। जब किसी शुद्ध प्रतिरोधी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपनी पूरी तरह से ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है। जब देखिए जब किसी शुद्ध प्रतिरोध चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह पूरी तरह से ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत धारा का, जब इलेक्ट्रिसिटी जब बहता है किसी भी कंडक्टर से, प्रतिरोधी से, जैसे नाइक्रोम वायर से भी बहता है, तो नाइक्रोम वायर से बहता है हम लोग का मतलब हीटर में या गीजर में नाइक्रोम वायर से जब मतलब इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो वो क्या होता है? पूरा रेड हॉट हो जाता है, मतलब लाल हो जाता है वायर। हीटर का वायर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्यों लाल हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट बदल गया, किस में? हीट एनर्जी में बदल गया, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गया। तो ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। जूल के अनुसार किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, हीट, प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है और उस समय के समानुपाती होती है जिसके लिए धारा प्रवाहित की जाती है। तो H इज इक्वल टू I² RT, मतलब जब हीट एनर्जी निकालेंगे तो क्या होगा? जब जैसे कि मान लीजिए कोई हीटर है, हीटर में इलेक्ट्रिक करंट पार कराते हैं तो हीटर जो होता है नाइक्रोम वायर का बना होता है जो स्प्रिंग की तरह होती है। जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो क्या होता है? वो रेड हॉट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊष्मीय ऊर्जा देता है। तो क्या होता है? वो मतलब कि आई जो है, करंट जो है अपने वर्ग के रूप में ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है और R के समानुपाती होता है, T के समानुपाती होता है, मतलब H इज इक्वल टू I² RT। ये फॉर्मूला हमारा निकलता है किससे? जूल लॉ से। देखिए अगला क्वेश्चन व्यवहारिक उपयोग। देखिए विद्युत प्रेस हीटर, इसमें उच्च प्रतिरोध वाला मिश्र धातु नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। आखिर बात वही आ गया। देखिए विद्युत धारा और हीटर, इसमें उच्च प्रतिरोध वाली मिश्र धातु नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब, इसमें उच्च गलनांक वाली टंगस्टन तंतु वायर का जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है पीला वाला, जिसमें एक मतलब कि एक फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट जो बना हुआ होता है टंगस्टन वायर का बना होता है, जिसका ताप उच्च होता है, जो क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो हम लोग कहते हैं कि लाइट जल गया। देखिए विद्युत फ्यूज यह कम गलनांक वाली मिश्र धातु का तार का होता है जो परिपथ को जलने से बचाता है। देखिए यह कम गलनांक वाली मिश्र धातु का तार होता है जो परिपथ को जलने से बचाता है। देखिए विद्युत फ्यूज क्यों लगाते हैं? तो हर रूम में विद्युत फ्यूज लगा हुआ होता है। क्यों लगा हुआ होता है? क्योंकि वो पतला सा वायर होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट बहुत मात्रा में आ जाती है, हेवी मात्रा में आ जाएगा, तो जब उस परिपथ से गुजरेगा तो क्या होगा? जहाँ पर तार पतला होगा वहाँ पर गलनांक हीट एनर्जी के कारण वो जल जाएगा।
तो बाकी इक्विपमेंट जो घर का है, फ्यूज जल जाएगा तो घर का बाकी इक्विपमेंट जैसे फ्रिज हुआ, गीजर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, ये सब जो चलता रहेगा लाइन से, पंखा हुआ, टीवी हुआ, वो सब बच जाएगा। इसीलिए विद्युत का फ्यूज लगाते हैं पतला वायर से कि जब ज़्यादा करंट आएगा तो वो फ्यूज हेवी लोड लेकर जल जाएगा। देखिए आगे, देखिए आगे, यहीं पर ये चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। इसी के साथ अपना वीडियो को आज समाप्त करता हूं। और देखिए ये चैनल का नाम जो है अब एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर मैथ साइंस सब चलेगा। और देखिए बिहार बोर्ड सीबीएसई दोनों की पढ़ाई होगी। मैथ साइंस इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है, अभी मैथ साइंस इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है। तो आप क्या करेंगे कि अच्छे से नोट्स लेने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मेरा हर यूट्यूब वीडियो की या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे। एग्जाम के समय वीवीआई क्वेश्चन वहां पर दिया जाएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और लोगों में शेयर करेंगे और बताएंगे कि एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी पर बहुत अच्छी तरह से बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड की तैयारी की जा रही है। आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आज ये चैप्टर समाप्त हुआ।